ऐसा डॉक्टर है जो मुसीबत के वक्त अपना खून भी लोगों को दान कर देता है। सुनील जी, सृष्टि का एक नियम है, जो हम बोएंगे वही हमें काटना पड़ेगा। हादसा होती है तो लोग वीडियो बनाने लग पड़ते हैं। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमें कभी दुर्घटना का शिकार होना पड़ेगा और कोई हमारा भी वीडियो बनाएगा। एक पिछड़ा इलाका भरमौर और यहाँ तक पहुँच। जैसा सर्वविदित है, संघर्ष तो जीवन का एक हिस्सा है और संघर्ष चले रहते हैं। और इन संघर्ष करने की प्रेरणा मुझे उन हालातों से मिली जो हालात मैंने बचपन में अपने समाज में, अपने परिवार में देखे। एक पर्ची प्रथा मैं नाम दे रहा हूँ, जो चीज़ चलती है, सिफारिश, फ़ोन करवा दिया। अच्छा, मैं नाम नहीं लूँगा, कईयों के नाम बताऊँगा तो कईयों को बुरा लगेगा, तो मिनिस्टरों से भी फ़ोन करवाने। तो ये पर्ची प्रथा, ये सिफारिश, इस पर आप कैसे लगाम लगाएंगे? इलाज पाने में प्राथमिकता अगर हम पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस गरीब असहाय व्यक्ति का अधिकार छीनते हैं जिसकी पहुंच ऊपर तक नहीं है। तो कहा जाता है कि डॉक्टर साहब राजनीति में आएंगे। ये सौभाग्य की बात है क्योंकि मेरा मकसद है जनसेवा करना। कि राजनीतिक बात भी चल रही है और जनसेवा की भी। तो उस क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं जिनकी ज़रूरत है, क्योंकि आज भी अगर एक मरीज को या किसी बुजुर्ग इंसान को रोड तक लेके आना है तो या तो पलंग का इस्तेमाल होता है कई क्षेत्रों में, या पालकी का। जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में हम इन सब चीज़ों से अपने लोगों को मुक्त करा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं सुनील कुमार। और आपने अक्सर सुना होगा, कहते हुए भी देखा होगा, या 90 के दशक की मैं और ले जाऊं तो बॉलीवुड फिल्मों में एक बड़ा डायलॉग फेमस था कि भगवान और भगवान का रूप। लेकिन आज ऐसी ही शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा जो लोगों के लिए मसीहा के तौर पर भी देखे जाते हैं। और कोरोना काल जब आया तो कई लोगों के मुंह से मैंने ये बात भी सुनी कि भगवान से कम नहीं है। और आज ही देवभूमि हिमाचल में, जिसे भगवान के रूप में देखा जाता है और लोग उसे अपना मसीहा भी मानते हैं, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर जनकराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। तो जनकराज जी, वैसे तो बहुत से लोग हैं जो आपको जानते भी हैं, आपको अपना आइडल भी मानते हैं, और कुछ एक जो मेडिकल के क्षेत्र में, लेकिन आप एक बड़े ही पिछड़े इलाके से, और आईजीएमसी में आप न्यूरो सर्जन के तौर पर, या जो आपको एक पूरे हिमाचल सरकार की ओर से, या आपकी जो जितनी भी ख्यातियाँ रही हैं उसके तौर पर अगर देखा जाए तो एक पिछड़ा इलाका भरमौर और यहाँ तक पहुँचे, कैसा रहा अब तक का सफ़र? अभी तक का सफ़र जो है वो संघर्षपूर्ण रहा है जी। भरमौर में जन्म लिया है मैंने, उस पिछड़े क्षेत्र में, गद्दी समुदाय में मैंने जन्म लिया जी। वो एक मुख्य कारण है जिस वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ जी। और भरमौर से सन 1991 में मैंने जब अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय आया, जी, तब से लेकर अब तक लगभग 32 वर्ष का समय हो गया है कि मैं अपने पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद अपने चिकित्सीय क्षेत्र में जी पिछले 16 वर्षों से कार्यरत हूँ। तो इस सारे 32 वर्षों के अभी तक के मेरे जो भरमौर से बाहर निकलने का जो मेरा सफ़र रहा है, इस सफ़र में स्कूली स्तर से लेकर कॉलेज स्तर से लेकर और चिकित्सा सेवा क्षेत्र में कार्यस्थान में जी, जैसा सर्वविदित है, संघर्ष तो जीवन का एक हिस्सा है और संघर्ष चले रहते हैं। और इन संघर्ष करने की प्रेरणा मुझे उन हालातों से मिली जो हालात मैंने बचपन में अपने समाज में, अपने परिवार में देखे। वैसे आपकी बात को सुन के मुझे, आप ही के संबंध में एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने बात कही थी कि हिमाचली जो होते हैं, बोला कि बचपन से संघर्ष करते हैं। बात हमारी चल रही थी कि उस वक्त या आपका जो दौर रहा है उस टाइम ज़्यादा संघर्ष था। आज तो फिर भी स्कूल जाना हो तो सुबह तक गाड़ी जो है 5-7 किलोमीटर या 1-2 किलोमीटर दरवाजे तक आ ही जाती है। लेकिन आप जिस क्षेत्र से निकले और एमएस तक जो आप पहुँचे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पर आप काम भी कर रहे हैं, तो आप जिन मुश्किलों के साथ आप यहाँ तक पहुँचे, तो बीता जो कोविड काल रहा तो उसमें कैसे कुछ समस्याएं आपको देखने को मिली? क्योंकि मेरे सामने एक चीज़ आई थी कि आप ऐसा डॉक्टर है जो मुसीबत के वक्त अपना खून भी लोगों को दान कर देता है। देखिए, कोविड जब आया जी,
तो कोविड की फर्स्ट वेव जब आई, फर्स्ट लॉकडाउन में, तो मैं जब उस संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक के नाते जब हम कार्य कर रहे थे जी, तो हमने वहाँ पर एक अलग समस्या लोगों के अंदर देखी कि हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो कोविड से पहले भी लोगों से भरे पड़े थे जी, तो ऐसा नहीं था कि कोविड से पहले अस्पताल खाली थे। जी, जब कोविड आया, लॉकडाउन लगा और अस्पताल ओपीडी सब बंद हुई, जी, तो जब लोगों की समस्याएं देखी तो सरकार से भी जब हमने चर्चा करी और देखा तो सरकार की तरफ से हमें ये निर्देश मिले कि कोविड से कोई ना मरे, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि लोग बाकी बीमारियों की तकलीफ में जिएं। जी, तो इसी संदर्भ में कदम आगे बढ़ाते हुए हम दावे के साथ ये कहते हैं कि पूरे उत्तरी भारत में जी, केवल और केवल इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एक ऐसा संस्थान रहा जी, जो कोविड काल प्रथम लॉकडाउन के दौरान भी 16 अप्रैल सन 2020 को हमने अपनी जो बहिरंग विभाग जो ओपीडी है जी, वो प्रदेश सरकार के निर्णय और निर्देशानुसार हमने उसको चालू रखा और कोविड के वर्ष में हमने गैर कोविड के भी लगभग 10 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया। एक बात आपसे भी जरूर इस संबंध में पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब कोरोना काल था या उससे पहले की बात करूँ, 14 साल से आप लगातार जनसेवा कर रहे हैं, तो इसके बाद का भी दौर रहा, उसमें भी आपने सर्जरियाँ की, लोगों की सहायता की, खून तक अपना जो है जिसको ज़रूरत पड़ी खुद जाकर दान किया। ये बात शायद आपको सुनने में दर्शकों को अजीब लगेगी, लेकिन ये पहले डॉक्टर हैं जो लोगों की आर्थिक मदद भी करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये इतनी सारी समाज सेवा और उसके साथ एक समाज सेवा के साथ जुड़ा हुआ मैं एक सवाल पूछूंगा। आज के वक्त में अगर किसी का सड़क दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजर्ड हो जाता है या कहीं से कोई गिर जाता है या कुछ भी ऐसी हादसा होती है, तो लोग वीडियो बनाने लग पड़ते हैं, ना कि उस इंसान को उतनी ही जल्दी जितनी जल्दी उन्होंने फ़ोन निकाल के वीडियो बनाई हॉस्पिटल ले जाया जाए। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? सुनील जी, सृष्टि का एक नियम है जी, जो हम बोएंगे वही हमें काटना पड़ेगा। जी, तो जैसा हम व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे, अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने की बजाय अगर हम वीडियो बनाने लगेंगे जी, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमें कभी दुर्घटना का शिकार होना पड़ेगा और कोई हमारा भी वीडियो बनाएगा। तो इसलिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे समाज को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे आना होगा। और पहले ज़रूर इस दिशा में लोग थोड़ा कदम बढ़ाने से डरते थे कि पुलिसिया कार्रवाई और मुझ पर केस ना बन जाए, मेरा नाम ना आ जाए, तो इस तरह की चीज़ें ना हों, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस बारे में लगातार दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करें और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको सम्मानित किया जाए, उसका सम्मान किया जाए और उनको पुलिसिया कार्रवाई इस तरह की चीज़ों से बचाया जाए। अच्छा, तो दूसरी बात पे आऊँगा कि न्यूरो सर्जन बहुत टफ जॉब माना जाता है, तो क्यों ये आपने लाइन चुनी? क्या कब आपने पहली न्यूरो सर्जरी की? पहली न्यूरो सर्जरी मैंने सन 2011 में की थी, जब मैंने न्यूरो सर्जरी की डिग्री करने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वहाँ गया था जी, और रही ये बात क्यों इतनी मुश्किल लाइन, इसको क्यों चुना जी, तो देखिए सुनील जी, ये धरती, ये सृष्टि मेरे पैदा होने से पहले भी ऐसे चल रही थी और मेरे मृत्यु होने के बाद भी ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी। तो मेरे रहने न रहने से इस धरती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने केवल अपने आप से ये कमिटमेंट की है कि जो जीवन ईश्वर ने मुझे दिया है उसमें अपनी ओर से मुझे बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करने हैं, ताकि मैं जब इस दुनिया से विदा लूं तो मैं एक संतुष्ट होकर इस दुनिया से विदा लूं कि मेरे को जो ईश्वर ने जो समय इस धरती पर काटने के लिए दिया, उस समय का मैंने समाज के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया। तो डॉक्टर साहब, अभी न्यूरो सर्जन प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो अब तक कितने हैं जो अभी फ़िलहाल वर्किंग हैं या ऐसे, क्योंकि आपका तो मुझे लगता है कि एक कोई रिकॉर्ड भी रहा है न्यूरो सर्जरी के तौर पे देश भर में। देखिए, ऐसा है कि जब हमने न्यूरो सर्जरी की डिग्री करी थी उस वक्त प्रदेश में न्यूरो सर्जन का अभाव था, परंतु वर्तमान में अभी हमारे पास हमारे संस्थान में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में इसके अतिरिक्त
निजी क्षेत्र में भी कुछ न्यूरोसर्जन कार्यरत हैं। तो वर्तमान में हिमाचल में अभी 11 न्यूरोसर्जन कार्यरत हैं और इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में न्यूरोसर्जरी की डिग्री भी अब उपलब्ध है, जहां पर न्यूरोसर्जरी की ट्रेनिंग के लिए भी जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आने वाले समय में न्यूरोसर्जन की संख्या में और बढ़ोतरी होने वाली है। कुछ और लड़के हमारी स्टेट से जो बाहर डिग्री करके अब निकट भविष्य में वापस आने वाले हैं। तो हम सोचते हैं कि प्रदेश में जो दूरस्थ क्षेत्र हैं जैसे सिरमौर, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति, इस तरह के क्षेत्र जो हैं, उस क्षेत्र में जब किसी की दुर्घटना होती है और दुर्घटना के बाद उनको गंभीर स्थिति में अस्पताल लाया जाता है, तो न्यूरोसर्जरी में एक खास बात ये होती है, बीमारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि बीमारी और इलाज मिलने के बीच का अंतराल। जितनी देरी इलाज मिलने में होगी, नुकसान उतना अधिक होगा। तो बेहतर लोगों को सुविधा मिले, इसके लिए सरकार जो है वो संवेदनशील है। और अभी पिछले 3 वर्षों में जो है वो न्यूरोसर्जरी विभाग के अनेकों पद सृजित किए गए हैं और वो उनकी भरने की प्रक्रिया भी चालू है। और पिछले 3 वर्षों में हमारी स्टेट में 7 नए न्यूरोसर्जन जो हैं ज्वाइन किए हैं। जी, आपने टांडा मेडिकल कॉलेज का नाम लिया, मुझे एक बात याद आ गई, जरूर पूछना भी चाहूँगा क्योंकि एमएस हैं, तो उन स्टूडेंट को क्या आप क्वालिटी बताएंगे, क्या राह दिखाएंगे जो आप जैसा ही बनना चाहते हैं? और दूसरी बात, टांडा मेडिकल कॉलेज में थे आप डॉक्टर साहब, तब एक बात कही जाती थी कि जनकराज बड़े गुस्सीले हैं, तो ये स्वाभाविक है? देखिए, ऐसा ना कई बार लोगों को समझाने के लिए हमें जो है वो जोर से भी बात करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम लोगों को समझाते हैं कि आपका ऑपरेशन किया जाना ज़रूरी है, तो लोग फिर उसके ऊपर कुछ कई बार ऐसी बेतुकी बात कहते हैं, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी नहीं होती कि ये क्या बीमारी है, इसका क्या इलाज किया जाना है। नहीं डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि इसमें चाकू लगा देने, लोहा लगा देने से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो कई बार लोग जब नहीं समझते हैं तो हमें कई बार लोगों के साथ जो है वो जोर से भी बात करनी पड़ती है कि देखिए, हम जो भी कार्य करने की सोच रहे हैं, जो भी करने की सोच रहे हैं, ऑपरेशन या जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपके भले के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी बात है। एमएस हैं और सबसे बड़ा जैसे पीजीआई का नाम जाना जाता है हिमाचल में, मुझे लगता है कि बाहरी राज्यों से भी कई पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो अब वहाँ पे इलाज करवाने आते हैं। तो वहाँ पे कैसी लीडरशिप, क्या क्वालिटीज़ आप ऐसी हैं जो कंट्रोल सब कुछ इतना इजीली कर रहे हैं? देखिए, ऐसा ना कि प्रतिदिन संघर्ष जो है वो अपने आप से ही होता है। हमें प्रत्येक नया दिन जो है वो नए जीवन के तौर पर मैं देखता हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाला दिन जो है मैंने आज से बेहतर तरीके से गुजारना है, इस मंशा से हम कार्य करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मैं इस सिद्धांत को मानता हूँ, और हमारे पास जितने भी स्टूडेंट मेडिकल लाइन की ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनके अंदर मैं हमेशा एक बात उनको कहता रहता हूँ कि अस्पतालों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मरीज है। मरीज है इसलिए अस्पताल बनाए गए, और उन अस्पतालों को चलाने के लिए फिर डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ की जरूरत पड़ती है। तो अगर मरीज नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है अस्पताल भी नहीं बनेंगे। जब मरीज नहीं होंगे, अस्पताल नहीं होंगे, तो फिर डॉक्टर और बाकी मेडिकल स्टाफ की भी जरूरत नहीं है। तो मरीज जो है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति स्वास्थ्य संस्थान में या स्वास्थ्य सेवा में, चिकित्सा क्षेत्र में अगर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कोई है तो वो पेशेंट है, क्योंकि पेशेंट ही वो एक केंद्र है जिसके इर्द गिर्द सारा स्वास्थ्य विभाग जो है वो कार्य करता है। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है डॉक्टर साहब, बात कही जाती है आपके बारे में कि अगर किसी ने न्यूरो सर्जरी करवानी है तो वो डॉक्टर जनकराज के पास ही जाएगा, और डॉक्टर जनकराज के पास जाने के लिए या एक वाक्य और उसके साथ जुड़ जाता है, और ये सवाल शायद उन लोगों को भी मेरा बुरा लगेगा जो इस तरीके का काम करते हैं। एक पर्ची प्रथा मैं नाम दे रहा हूँ, जो चीज़ चलती है, सिफारिश, फ़ोन करवा दिया, ये कर दिया, या कोरोना काल था तो अलग से फ़ोन आ जाते थे, बहुत सी ऐसे, मैं नाम नहीं लूँगा, कईयों के नाम बताऊँगा तो कईयों को बुरा लगेगा, तो मिनिस्टरों से भी फ़ोन करवाने। तो ये पर्ची प्रथा, ये सिफारिश, इस पर आप कैसे लगाम लगाएंगे, या कोई ऐसी रणनीति बन रही है या सरकार सोच रही है? देखिए, मैं तो केवल इतना संदेश आपको, मतलब आपके माध्यम से सब लोगों को देना चाहूँगा कि अगर हम अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इलाज पाने में प्राथमिकता अगर हम पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस गरीब असहाय व्यक्ति का अधिकार छीनते हैं जिसकी पहुँच ऊपर तक नहीं है। परंतु मैं ये दावे के साथ कहता हूँ
चिकित्सा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जी। है जहाँ पर जान पहचान और अप्रोच से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नीड बेस्ड ट्रीटमेंट लोगों का किया जाता है। जी। कोई आपातकालीन स्थिति में जब किसी के प्राणों पे बात आई हुई होती है तो उस वक्त ये नहीं देखा जाता है कि ये कौन व्यक्ति है, कहाँ से है, और ये मेरी ही बात नहीं है या हमारे अस्पताल की बात नहीं है। दुनिया भर के प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान, प्रत्येक चिकित्सा कर्मी जो है उसके लिए केवल और केवल महत्वपूर्ण होता है मरीज की जान बचाना। बाकी सारी चीज़ें वो मैटर नहीं करती हैं कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या उसका जाति है, क्या धर्म है, क्या उसका सामाजिक स्तर है। ये चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं रखती। जी। और कई बार क्या होता है कि मैं जैसे शिमला में कार्य कर रहा होता हूँ तो मुझे लोग जो हैं वो अरे परे कई जगह से फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब हम डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, आपने वहाँ फ़ोन कर देना। जी। तो मैं कई बार उनको कहता हूँ कि यार देखिए, मेरे फ़ोन करने से या मेरे बोल देने से बीमारी तो नहीं बदल जाएगी। और केवल लोगों को ये लगता है कि एक जो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, एक विश्वास हो जाता है कि मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ तो शायद मेरा इलाज अच्छे से होगा। तो मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि चिकित्सा व्यवसाय जो है ये एक अपनी तरह का अनूठा एक कार्य है जिसमें व्यक्ति के नाम और प्रभाव को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती है। केवल और केवल उसकी बीमारी की आवश्यकता, इलाज की उसकी जो ज़रूरत होती है उसको प्राथमिकता देकर हम नीड बेस्ड ट्रीटमेंट लोगों का करते हैं, ना कि प्रभाव बेस्ड ट्रीटमेंट किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, कहते हैं कि जहाँ काम होता है वहाँ सवाल होते हैं और कमियाँ भी होती हैं, काम के साथ साथ कमियाँ भी देखी जाती हैं। तो बहुत से ऐसा भी इलाके हैं, आपका खुद का इलाके की मैं बात कर लूँ, वैसे आपके बारे में एक बात कही जाती है कि आपने भी कहा कि मुझे कई अपनों के भी फ़ोन आते हैं, तो बोलते हैं कि आप अपनी स्थानीय बोली में भरमौरी या शिमला वाली बोली या उसके अलग की बोली जो अलग होती जाती है, वो मुझे लगता है कांगड़ा के लोगों को या ऊना के लोगों को या हमीरपुर के या सोलन के लोगों को समझ नहीं आती होगी। तो आप स्थानीय बोली में ही क्यों बात करते हैं? और स्थानीय जो छोटी डिस्पेंसरी हैं या छोटे स्वास्थ्य केंद्र जो हैं, वहाँ पे जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर करने के लिए आप यत्न कर रहे हैं, या सरकार से आपकी बात चल रही है, या सरकार कोई रूपरेखा बना चुकी है? देखिए, स्थानीय बोली में बात करने के पीछे हमारा केवल और केवल एक वो रहता है कि ये मेरा समाज, मेरी स्थानीय बोली, मेरी मातृ जो बोली है जी। ये मेरी जड़ें हैं, और अगर जड़ों से मैं जुदा हो जाऊंगा तो सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। जी। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है हमारे स्थानीय क्षेत्र का बात करने के लिए, एक अपना इलाज पाने के लिए, तो जब हम अपनी भाषा, अपनी बोली में जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि ये अपने आदमी है। जी। क्योंकि हमारे लोगों के भीतर ये एक, जैसे वो पहली बार शिमला आए हैं या बाहर निकले हैं तो एक असुरक्षा का भाव होता है कि नई जगह है, पता नहीं क्या होगा, कौन मिलेगा। तो एक अपनेपन का एहसास उन लोगों को होता है। इसलिए हम ही बाकी लोगों को भी मैं प्रेरित करता हूँ, जितने हमारे पास स्टूडेंट्स रहते हैं। हमारी किताबों में भी ये लिखा गया है कि जहाँ तक संभव हो मरीजों के साथ उनकी स्थानीय बोली में बात की जाए, ताकि वो एक विश्वास उनके भीतर विकसित हो, और विश्वास के आधार पर उनको जो है वो कि अब सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जब उनको विश्वास होता है तो वो इलाज भी उन पर जो है वो अच्छा उनको महसूस होता है। जी। तो डॉक्टर साहब, एक और बात पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा पीछे 2-4 साल पीछे चल रहा हूँ, क्योंकि भविष्य में चुनाव आने वाले हैं, और 17 की तरफ ले चलूँगा, क्योंकि आपकी भाषा भी काफ़ी, हिंदी जो है काफ़ी क्लियर है, और राजनेताओं की तरह बीच बीच में वो छवि भी कहीं ना कहीं स्पष्ट होती है, क्योंकि डॉक्टर जो आज की डेट में देखें वो ज़्यादातर अंग्रेजी ही बोलते हुए नज़र आते हैं। तो कहा जाता है कि डॉक्टर साहब राजनीति में आएंगे और भरमौर में भी अपने गृह क्षेत्र में लगातार दौरों पर रहते हैं, तो इतनी बड़ी पोस्ट और इतना सब कुछ अच्छा, फिर ये राजनीति की खबरें सिर्फ खबरें ही हैं, या ऐसा कुछ विचार कभी मन में आया भी? देखिए, मेरा मकसद केवल इतना है सुनील जी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं जो ईश्वर ने मुझे जीवन दिया है उस जीवन में अपनी तरफ से मैं बेहतरीन से बेहतरीन कर पाऊँ। जी। और रही राजनीति में आने की बात, तो ये हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हैं, वो हम पर दबाव बनाते हैं कि आप इस क्षेत्र में आइए, आप हमारा प्रतिनिधित्व करिए। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरा मकसद है
जन सेवा करना। जी। और वो चाहे किसी भी रूप में मुझे एक मौका दे ईश्वर, मैं उसके लिए पूर्णतः तैयार हूँ। तो तैयारी के साथ साथ जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो साइकोलॉजिकली कहा जाता है, और डॉक्टरों को तो खास तौर पे पता होता है कि इंसान फिर उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो अगर आप राजनीति में आ जाते हैं और जनता आपको मौका दे देती है, तो आपका क्या मकसद है? स्वास्थ्य सेवा के संबंध में ही पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो कुछ प्रदेश में हालात हैं। देखिए, हम प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, अगर बाकी देश भर की तुलना की जाए तो हिमाचल में बहुत बेहतर हैं, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो चिकित्सा सेवा के जो आंकड़े हैं वो बहुत बढ़िया हैं। और बाकी स्टेट्स की मुकाबले अगर जैसे पंजाब, हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब की बात करें तो वहाँ सरकारी अस्पतालों में कुछ भी नहीं मिलता है। तो हमारे यहाँ पर आयुष्मान भारत की तर्ज पर हमारी सरकार ने एक हिमकेयर योजना को शुरू किया है, जिसके तहत जो पात्र व्यक्ति जो छूट गए थे उनके लिए जो है वो निःशुल्क इलाज उपलब्ध हो, उस पर कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त तो अनेकों योजनाएं प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाई है, जिसमें सहारा योजना है, जिसमें जब मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये बात आई कि अस्पताल पहुंचकर तो लोगों को इलाज निःशुल्क मिल जाएगा, परंतु अधिकतर कई गरीब लोग ऐसे भी हैं जो अस्पताल पहुंचने तक के साधन ही नहीं जुटा सकते। तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने ये संवेदनशीलता का परिचय दिया, हमारी प्रदेश की सरकार ने, और इस तरह के लोगों के लिए सहारा योजना चलाई, जिसके तहत 3,000 रुपया प्रतिमाह उन लोगों के खाते में पड़ता है, ताकि उनकी आजीविका, उनकी दवाई का खर्चा, उनका आने जाने का खर्चा वो निकल सके। इसके अतिरिक्त लवारिस छोड़ दिए जाने वाले लोगों के लिए जो है वो सम्मान योजना चलाई। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, जिसमें गंभीर बीमारियां, जिसमें लाखों रुपए का खर्च होता है, लोगों के लिए वो सुविधा उपलब्ध कराई। बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो सरकार ने चलाई हैं, परंतु जैसे कहा जाता है ना कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, तो हम जैसे मैंने पहले भी कहा कि आने वाला कल जो है वो आज से बेहतर होना चाहिए। तो इस दिशा में हम सब लोगों को कदम बढ़ाने चाहिए, और अगर ईश्वर मौका देगा तो जाहिर सी बात है कि हम सब लोग मिलकर एक बेहतर जो है वो स्वास्थ्य का ढांचा जो है वो हम आने वाले समय में विकसित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक दो छोटे छोटे सवाल लूँगा, कोशिश करूँगा एक ही सवाल लूँ, क्योंकि हिमाचल की जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आप ही के लोकल के क्षेत्र पे आता हूँ, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा इलाका आज भी माना जाता है आज़ादी के इतने सालों बाद भी। कहाँ डिजिटल इंडिया की बात होती है और कहीं आज भी भरमौर या भरमौर का पांगी के क्षेत्र या ठाकुर सिंह भरमौरी से जब मेरी बात हुई थी, जब वो कुछ दिन पहले उनको कांग्रेस ने नई जिम्मेदारी दी, तो वन मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकार में, तो उनसे भी मैंने वही सवाल पूछा था, आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि राजनीतिक बात भी चल रही है और जनसेवा की भी। तो उस क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं जिनकी ज़रूरत है, क्योंकि आज भी अगर एक मरीज़ को या किसी बुजुर्ग इंसान को रोड तक लेके आना है तो या तो पलंग का इस्तेमाल होता है कई क्षेत्रों में, या पालकी का। तो अगर आप आ जाते हैं तो ये जो मूलभूत सुविधाओं से अभी भी भरमौर, पांगी या ऐसे बहुत से एरिए हिमाचल में हैं जो पिछड़े हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ आपने सोच रखी है, या अगर आपने कोई रणनीति बनाई हुई है? देखिए, केवल हमारी सोच रखने से और हमारी रणनीति बनाने से कुछ नहीं होगा जी। जो समस्याएं हैं वो केवल मेरी नहीं है, वो सब लोगों की हैं। तो जब सब लोग मिलकर एक दिशा में हम काम करेंगे और अपनी समस्याओं से जूझने के हम रास्ता निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में हम इन सब चीज़ों से अपने लोगों को मुक्त करा सकते हैं, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर है, रोड को लेकर समस्याएं हैं, एजुकेशन को लेकर समस्याएं हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए जब कोई भी कार्य है, जब तक वो लोग इसको आत्मसात ना करें, उसको जन आंदोलन ना बनाएं, तब तक वो कोई कार्य सफल नहीं हो पाता। तो ये समस्याएं केवल एक व्यक्ति विशेष की नहीं हैं, पूरे इलाके की हैं, और पूरे इलाके के लोग जब प्रण लें और ठान लें कि हमने इन चीज़ों को सुधारना है, तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के लिए कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि सरकार के स्तर पे कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है वो सरकार जो है वो हर क्षेत्र को बराबर देती रही है, परंतु कहीं ना कहीं जो समस्याएं रहती हैं वो डिलीवरी पॉइंट्स पे रहती हैं। तो जो डिलीवरी पॉइंट्स हैं उनको सुदृढ़ किया जाए तो हम समझते हैं कि सुधार जरूर होगा। एक छोटा सा सवाल डॉक्टर साहब,
चुनाव लड़ने की आपने भी कहीं ना कहीं इच्छा तो जताई ही दी है, तो निर्दलीय आज़ाद तौर पर या किसी पार्टी के साथ, या अभी पार्टी सोची नहीं, अभी सिर्फ सबको देख रहे हैं, या फिर निर्दलीय लड़के जैसे बाकी किसी और को ज्वाइन कर रहे हैं वैसा करेंगे? देखिए, मैं केवल और केवल इतना कहना चाहूँगा जी। कि आने वाले समय के साथ ही कुछ चीज़ें हम्म, के सवालों के जवाब मिलें तो बेहतर होगा। और रही पार्टी और आज़ाद और ऐसी बात करने की बात, तो मैं केवल इतना कहूँगा हम्म, कि एकता में ताकत है। हम्म, निर्दलीय होके या अकेले चुनाव लड़के कोई भी व्यक्ति जो है वो कुछ नहीं कर सकता, जी। क्योंकि जब तक लोकतंत्र में हम्म, सरकार की भागीदारी जो है वो ना हो, हम्म, और तो सारी चीज़ों को कर पाना मुश्किल होता है। हम्म, तो इसलिए किसी न किसी लोकतांत्रिक दल के साथ अगर कोई व्यक्ति जुड़ के आगे बढ़ता है तो उसके लिए राह भी आसान होती है और कार्य करना भी आगे आसान रहता है। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया जन सरोकार की, और उसके साथ साथ ही सियासी सवालों के जवाब देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ने हमारे से बात भी की, अपना कीमती वक्त भी दिया। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन रजत के साथ, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।